हेलो भाई, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं क्रिप्टो करेंसी में P2P करता हूँ, बाइनेंस के अंदर में करता हूँ, वजीरेक्स के अंदर में करता हूँ और P2P के ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंटरनेशनल भी हैं, मतलब कि बाहर कंट्री के भी हैं और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जो P2P प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मैं P2P में नहीं फंस सकता हूँ, उन लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस रहे हैं और ख़ुद ये जो मामला है ना मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से P2P पे ऑर्डर लगाया था और मैं कहाँ पे फंस चुका हूँ और मेरे अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन के होल्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो कितने अमाउंट के लिए होल्ड लगे हैं और किस किस का बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है मेरे फैमिली के अंदर में। तो वीडियो में बने रहो, विदाउट स्किप किए वीडियो को देखना। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहती हैं। तो ये मामला शुरू होता है 20 सितंबर को। 20 सितंबर जो रिसेंटली अभी गया है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 सितंबर है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ P2P स्कैम हुआ भी है। तो जो बेसिक चीज़ हैं बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले तो मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है और जब मैं वो मेल देखता हूँ, क्योंकि SBI के साइट से मेल आया था, और जब SBI की साइट से मेल आया, मैं उस मेल को पढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे मेरे वाइफ के फ़ोन पे भी मेल आता है कि आपका SBI अकाउंट का 38,000 का होल्ड लगा दिया गया है। तो मैं घबरा सा गया कि भाई 38,000 का होल्ड किस बात का। तो मैं डर गया। एग्जैक्टली सेम टाइम में, बस कह लो कि 5 मिनट के अंदर में मैं बैंक गया, क्योंकि ब्रांच मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 300 मीटर के आसपास ब्रांच है। ठीक है, तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि ये जो होल्ड है ना मेरे साइड से नहीं हुआ है और इसको खोलने की अथॉरिटी अगर आप लेके आते हो तो मैं इसको मतलब कि अनफ्रीज़ कर सकती हूँ। एक मैडम थी और उन्होंने अच्छा भी हेल्प किया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उनको एक जानकारी होनी चाहिए कि आपने अकाउंट को क्यों फ्रीज़ किया। ठीक है, जो कि उनके पास नहीं थी। ये मुझे बुरी लगी, लेकिन फिर मैंने वापस से कंप्लेन भी किया उनके ख़िलाफ़ कि ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। बाय द वे, अगर कोई बंदा अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन के मामले में फंसता है तो फिर ये उस तरह की चीज़ें बोलेंगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, आप समझ सकते हो, अगर आपके साथ भी स्कैम इस तरह का हुआ होगा तो। क्योंकि बहुत सारे लोग P2P कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, इसमें कोई डरने वाली चीज़ तो है नहीं, ये कोई गलत चीज़ तो है नहीं, है ना। और आप सभी लोग जानते हो कि 7 से 8 साल हो गए क्रिप्टो से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो यार, जब मैं बैंक गया ना, मैं घबरा सा गया कि वो डिटेल भी नहीं दे रहे हैं, केस नंबर वगैरह भी नहीं दे रहे हैं कि मैं किन से कॉन्टैक्ट करूं इस केस को सोल्व करने के लिए। और पहली बात तो ये है कि ये केस किस बात के लिए लगा है, मैं समझ नहीं पा रहा था। और दोनों के अकाउंट में सेम केस नंबर दिया जाता है SBI की तरफ से। मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि जो केस नंबर मुझे मिला है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अपना अकाउंट नंबर ब्लर करके। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख लेना। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ, क्योंकि हर बंदे के साथ ऐसा हुआ होगा, जो भी लोग स्कैम में फंसे होंगे, हर बंदा घबराता है। तो भाई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी, क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 पहले से मौजूद थे और 38,000 का जो होल्ड लगा तो पूरा अमाउंट ही ज़ीरो दिखा रहा है। वो जो बैलेंस है मैं उसको यूज़ तो करने की बात अलग है, लेकिन जो 38,000 का होल्ड लगा ना, तो सारा बैलेंस ही ज़ीरो दिखा रहा है। अब मेरे वाइफ के भी अकाउंट में करीब 700 से 800 रुपये होंगे, वो मैंने ठीक से देखा नहीं था, बट वो भी ज़ीरो दिखा रहा है। चलो, बात वहीं ख़त्म नहीं हुई और ये फ्राइडे का दिन था, अभी 2-3 दिन पहले ही की बात है। तो मैंने कॉल लगाया कस्टमर केयर पे। मैंने बोला सर मेरे साथ ये मामला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अभी सैटरडे संडे है, वर्किंग आवर में आप फिर से ब्रांच विज़िट करो। मैंने उनको बोला सर मैं ब्रांच विज़िट नहीं करने वाला, बल्कि मुझे मैनेजर के ख़िलाफ़ कंप्लेन करना है, क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है जो कि उनको होनी चाहिए थी। जब कोई बंदा किसी चीज़ में फंसता है बैंक के मामले में, तो बैंक को ये जानकारी देना फ़र्ज बनता है कस्टमर को। ठीक है, तो मैंने उनके ख़िलाफ़ पहले तो कंप्लेन किया और मैंने उनसे भी जानने की कोशिश की कि ये जो केस है ना, ये किस बात के लिए है। तो उन्होंने कोई केस नंबर वगैरह नहीं दिया, बट बहुत ज़्यादा पूछने पे उन्होंने ये बोला कि हैदराबाद साइबर क्राइम से आपके ऊपर होल्ड लगा है, और अगर हैदराबाद साइबर क्राइम वाले ही ये अथॉरिटी अगर आपके ब्रांच को देते हैं मेल के ज़रिए से, या जो भी उनका प्रोसेस है, तब जा कर के आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया भाई। और मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने एक बंदा है सांगली से, मैंने उससे कुछ कांटेक्ट लिए
हैदराबाद साइबर क्राइम ऑफिसर्स के, और मैंने उनको कॉल किया। तो भाई पहले तो बस जानते हो ना उन लोगों का ईगो कैसा होता है, बहुत अजीब सा फीलिंग लगा उनका बात करके, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई मिसबिहेव तो नहीं किया, और एक नया बंदा समझ के ही उन्होंने बात किया, क्योंकि सभी लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी व्यवहार करते हैं। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन 2-3 बार जब कॉल किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपको हैदराबाद आना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई मेरे जो वाइफ है ना सर, मेरी जो वाइफ है वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, इतने ज़्यादा दूर है। मैं यहाँ से अगर देखा जाए तो काफ़ी समय लगेगा जाने में, और ख़र्च भी ज़्यादा लगेंगे। तो मैं इस बात के लिए संतुष्ट नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि सर अगर ऐसी बात है तो आप लीगल नोटिस भेजो, मैं आने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे खिलाफ़ कोई लीगल नोटिस नहीं है, और आप ये बोल नहीं सकते हो कि आपको आना ही पड़ेगा। अगर आपको बुलाना है तो आपको लीगल नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी उनको ना मतलब कि बुरी लगी। और कोई भी बंदा हो यार, अगर इस तरह के मामले में फंसता है बेवजह के, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, आपको भी आता होगा। खैर कोई बात नहीं है, मैं उनको रिप्लाई किया कि सर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और मैं तैयार हूँ अपने सारे प्रूफ दिखाने के लिए, और जो भी ट्रांजैक्शन के डिटेल है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आना भी पड़ा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कोशिश करें कि वहाँ से सॉल्व करें। लेकिन उन्होंने बात सुनी नहीं, कॉल कट कर दिया। उसके बाद दूसरे एक नंबर से व्हाट्सएप पे कॉल आता मेरे पास, और वो भी एक ऑफिसर ही थे। जिस तरह से उन्होंने बातचीत किया, क्योंकि मेरे कुछ डिटेल्स भी उनके पास थे, तो इस तरह से नहीं बोल सकता हूँ कि वो ऑफिसर नहीं होंगे, कोई भी बंदा होगा, लेकिन वो कुछ ऑफिसर से जुड़े ही लोग थे। उन्होंने कॉल किया, उनका बिहेव थोड़ा सा अच्छा लगा, फ्रेंडली लगा। उन्होंने बोला कि सर आपने 3 स्टार ऑफिसर से बात की है, और जब आपने उनसे बात की है तो थोड़ा सा नम्रतापूर्वक बात करना। तो मुझे यार थोड़ी सी हंसी भी आई कि मैं एक तो प्रॉब्लम में फंसा हूँ, वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं नम्रता से कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं है। नम्रता से बात करने का मतलब आप भी जानते हो कि मतलब कि कुछ घूस वूस देना, तो मुझे ये चीज़ें उनके बात से लग रही थी। खैर यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अभी हुआ नहीं है, बट जब मैंने उनसे बात किया, जो बैक कॉल आया था वो व्हाट्सअप नंबर से आया था, मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा है कि आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन यहीं से कर दो, मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे वाइफ का भी अकाउंट फ्रीज है, तो मैं जा नहीं सकता। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत ज़्यादा टाइम भी खर्च होगा और पैसे भी खर्च होंगे, और इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट का मामला तो है नहीं, और कोई लीगल नोटिस तो मेरे पास आया नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास कोई लीगल नोटिस तो आया नहीं, लेकिन ये सोचना आपके लिए गलत हो सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि मेरा छोटा अमाउंट है। अगर आपका कुछ बड़ा अमाउंट हो ना, तो आप ये चीज़ें मत सोच लेना कि मैं जाना नहीं चाहता, मेरा काम तो यहीं से हो जाएगा, रहमान भाई का यहीं से हो गया। भाई मेरा कुछ छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर मुझे भी जाना पड़े ना तो जाना पड़ेगा। आप ऑफिसर से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। मैंने कर ली भाई, मेरी गलती। मैंने उनको सॉरी भी बोला कि सर आप किसी तरह से मेरा शूट आउट करवा दो बस। तो लास्ट टाइम उन्होंने यही बोला है कि भाई मंडे को आप कॉल करोगे, लेकिन ऐसे केसेज में क्या होना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक बिनांस जो है ना कोई अच्छी सिक्योरिटी नहीं लाता है ना, आप P2P मत करना। अगर आप P2P करते हो ना, या आपने P2P कर लिया है पहले से, आप जब ये वीडियो देख रहे हो आपने P2P के बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर लिए हैं। मेरा छोड़ो, मैंने तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन P2P से किए हैं, तो अभी तो एक मामले में फंसा हूँ। हो सकता है मैंने पहले जो ट्रांजैक्शंस किए थे 5 साल पहले या 4 साल पहले, उसके खिलाफ भी कंप्लेन आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो स्कैमर है ना, उन्होंने बातों बातों में मुझे ये भी बताई, जो स्कैमर है ना उसके बारे में जो ऑफिसर्स मुझे कॉल कर रहे थे, उन्होंने बातों बातों में मुझे एक बात और भी बताया कि वो बंदा करीब 3 करोड़ का स्कैम किया है, और उसके अकाउंट में इतने पैसे आए थे, और उसमें से 38,000 उसने आपको दिए हैं, चाहे उसने कुछ भी लिए आपसे, आप सही हो, लेकिन वो जो पैसे थे ना वो स्कैम थे, और उसने कहीं से फ्रॉड करके लाए थे, चाहे जो भी किए होंगे उसने, ये उनका अपना मामला है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर आप घबरा जाओगे ना कि बस अभी से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है और अनफ्रीज हो जाए बस कल की डेट में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई मेरे। थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बल्कि आपको जाना भी पड़ सकता है, लेकिन अगर छोटा अमाउंट है तो आप मुझे एक बार कॉल कर लेना। अगर हैदराबाद साइबर क्राइम से आपके ऊपर अगर होल्ड लगा है तो मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स आपको दे सकता हूँ ऑफिसर्स के, बट याद रखना रहमान भाई ने जो गलती की है ना, उनसे नम्रतापूर्वक ही बात करना। ये मत सोचना कि भाई मैं तो निर्दोष हूँ,
मैं क्यों डरूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। आपको थोड़ा सा नम्रतापूर्वक ही बात करना होगा। थोड़ा देर के लिए आप गुस्से में आते हो कि भाई मैंने कुछ किया नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है, तो अभी तक तो इस मामले में कुछ हुआ नहीं है, आगे क्या क्या होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये इतने जल्दी नहीं हो सकता है। हाँ, जहाँ तक रही डिटेल की बात कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या ट्रांजैक्शन किए थे, वो आप शॉर्ट वीडियो में देख लेना। मैं 2-3 वीडियो डाल दूंगा, आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो कि मैंने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया था, ताकि आप अलर्ट रहो। मैं उस बंदे का नाम बता दे रहा हूँ, सत्यम यादव नाम है और फेडरल बैंक का उसका अकाउंट है। वो बंदा पैसे भेजता है। तो अब सिंपल सी बात है, अब जब भी सत्यम यादव नाम आए ना, तो आप एक काम करना, उनसे पूछना आप किस बैंक से पैसे भेज रहे हो, उस बैंक का नाम बता दो। अगर वो बंदा सत्यम यादव, तो आपको ऐसे ही शो करेगा, पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप किस बैंक से पैसे भेज रहे हो, ये अगर आप पूछते हो ना, अगर वो फेडरल बैंक बताता और लास्ट का 4 डिजिट भी मैं उसका आपको बता दूंगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप उससे पैसा ना लो, बल्कि ट्रेड ही ना करो। उस बंदे ने करीब करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। चाहे उसने पैसे कहीं से भी लाए हों, लेकिन आपसे वो USDT खरीद लेगा, पैसे भेज देगा, और फिर आपका भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते ना बाइनेंस ने उसका अकाउंट फ्रीज किया है नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करना भी नहीं जानते हैं। मैं तो कंप्लेन बाइनेंस के द्वारा भी कर दिया, बाइनेंस की सपोर्ट टीम पे मैंने जाके कंप्लेन कर दिया। जहाँ पे उसका ऑर्डर आता था ना, वहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन था, मैंने कंप्लेन कर दिया। लेकिन भाई एक चीज़ है, ये मामला तो चल रहा है ना, और इसमें टाइम लगते हैं। तो अब आगे के प्रोसेस में मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, और जो मेरे साथ हो रहे हैं और आगे के स्टेप में क्या क्या चीज़ें मैं करने वाला हूँ, सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा।